आप सुन रहे हैं के ढागा क्लासेस। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जो करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी राजस्थान की किस्मत तय कर रहा है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस लाइफलाइन की जो सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि यहाँ की पहचान है, अरावली। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बेहतरीन सचित्र नोट्स हैं और हम इन्हीं के जरिए इसकी हर परत को खोलेंगे, उन सभी जरूरी तथ्यों को समझेंगे जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अरावली की कहानी पृथ्वी की कहानी जितनी ही पुरानी है। ये सिर्फ भूगोल का अध्याय नहीं है, ये इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संगम है। तो चलिए इन नोट्स के आधार पर अरावली के जन्म से लेकर इसके वर्तमान स्वरूप और महत्व तक हर पहलू को दिलचस्प तरीके से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसके जन्म से। हमारे नोट्स में एक टाइमलाइन है जो पृथ्वी के जन्म से शुरू होती है। अरावली का निर्माण किस काल में हुआ, ये आखिर कितनी पुरानी है? ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन? हाँ, इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर जटिल जीवन का विकास भी ठीक से नहीं हुआ था। ये दुनिया के सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। वलित पर्वतमाला यानी हिमालय की तरह। लेकिन आज तो ये हिमालय जैसी ऊंची और विशाल नहीं दिखती। नोट्स में इसे अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। जब अरावली बनी थी तब ये शायद हिमालय से भी ऊंची और विशाल थी, एक नौजवान पर्वत की तरह। अच्छा। लेकिन करोड़ों सालों से हवा, पानी और मौसम की मार झेलते झेलते ये घिस गई है। जैसे कोई पुरानी ऐतिहासिक इमारत समय के साथ जर्जर हो जाती है, वैसे ही अरावली अपरदन यानी इरोजन के कारण घिस चुकी है। आज जो हम देखते हैं वो उस महान पर्वत का बचा खुचा यानी अवशिष्ट रूप है। कमाल है। मतलब हम आज जो देख रहे हैं वो एक प्राचीन विशालकाय पर्वत का कंकाल मात्र है, और ये अब तक बची हुई है। इसका श्रेय शायद इसकी चट्टानों को जाता है। नोट्स में क्वार्ट्जाइट चट्टानों का जिक्र है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसमें क्वार्ट्जाइट और नाइस जैसी बहुत ही कठोर रूपांतरित चट्टानें हैं। अगर ये चट्टानें नरम होती तो शायद आज अरावली का अस्तित्व ही नहीं होता। इसी वजह से भूवैज्ञानिक इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत से करते हैं। अच्छा, नोट्स में भी इसका जिक्र है। दोनों में क्या खास समानता है? दोनों लगभग एक ही भूवैज्ञानिक काल यानी प्री कैम्ब्रियन में बने थे, और दोनों का हश्र भी एक जैसा हुआ। एप्लेशियन भी कभी हिमालय जैसा विशाल था और आज अपरदन के कारण घिसकर एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों दुनिया के दो अलग अलग कोनों में मौजूद जुड़वां भाई जैसे हैं। ये जानना फैसिनेटिंग है कि ये हिमालय से भी पुरानी है और अब सिर्फ एक अवशिष्ट रूप में है। तो आज इसका ये बचा हुआ रूप कहां से कहां तक फैला हुआ है? हमारे सामने जो नक्शा है उसमें तो ये गुजरात से दिल्ली तक एक बहुत लंबी लकीर दिख रही है। हाँ, ये लकीर ही इसकी विशालता को दर्शाती है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। रायसीना हिल्स यानी हमारा राष्ट्रपति भवन। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे पुराने पर्वत के अंतिम छोर पर बना है? ये कहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन अरावली की ही एक पहाड़ी पर स्थित है। वाओ। अब आते हैं राजस्थान पर, जहां अरावली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल 692 किलोमीटर में से लगभग 550 किलोमीटर यानी करीब 80% राजस्थान में ही है। 80% करती है और उत्तर पूर्व में झुंझुनू के खेतड़ी तक फैली है। और इसकी दिशा? नक्शे में एक तीर है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रहा है। ये एक सामान्य तथ्य जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसका महत्व बहुत गहरा है। बहुत गहरा। अरावली की ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वाली दिशा ही राजस्थान की जलवायु और भाग्य तय करती है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं इसके समानांतर यानी पैरेलल निकल जाती हैं और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रही हैं कि अगर अरावली की दिशा पूर्व से पश्चिम होती तो थार का मरुस्थल शायद होता ही नहीं? इसकी पूरी संभावना है। अगर यह एक दीवार की तरह मानसूनी हवाओं के रास्ते में खड़ी होती
तो यह उन हवाओं को रोककर पश्चिमी राजस्थान में भी भारी वर्षा करती और तब राजस्थान का नक्शा बिल्कुल अलग होता। गज यही अरावली बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश करती है, इसलिए इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। वाह, ये तो सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, ये तो राजस्थान का वेदर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अब इस 550 किलोमीटर लंबे विस्तार को समझने के लिए नोट्स में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नक्शे में भी 3 अलग-अलग रंग हैं। हाँ, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भौगोलिक उपप्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर में है उत्तरी अरावली। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू के इलाके आते हैं। नक्शे में भी आप देखेंगे कि यहाँ पहाड़ियाँ थोड़ी दूर-दूर और बिखरी हुई हैं। बीच का हिस्सा है मध्य अरावली। ये मुख्य रूप से अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ की क्या खासियत है? मध्य अरावली सबसे संकरा हिस्सा है। यहाँ आपको ऊंची चोटियों से ज्यादा संकीर्ण घाटियां और दर्रे मिलेंगे। इसकी सबसे बड़ी भूमिका है मारवाड़ के रेतीले मैदान को मेवाड़ के ऊंचे पठारी भाग से अलग करना, और ये काम यहाँ की मेरवाड़ा पहाड़ियां करती हैं। और फिर आता है सबसे दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी अरावली। नक्शे में ये सबसे चौड़ा और सबसे गहरे रंग का दिख रहा है। देखकर ही लगता है कि असली अरावली यही है। बिल्कुल, ये अरावली का हृदय स्थल है। ये सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा और सबसे सघन हिस्सा है। उदयपुर, सिरोही और राजसमंद जिले इसमें आते हैं। राजस्थान की लगभग सभी ऊंची चोटियां आपको इसी दक्षिणी अरावली में मिलेंगी। चलिए तो फिर एक एक करके इन तीनों हिस्सों की चीरफाड़ करते हैं, के धाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं। उत्तरी अरावली से शुरू करते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सवाल तो परीक्षाओं में पक्का आता होगा। हाँ, ये सीधा सवाल है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर? जी। इसके अलावा जयपुर की खो 920 मीटर और झुंझुनू की बबाई 780 मीटर भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अब मध्य अरावली पर आते हैं। आपने बताया कि ये मारवाड़ और मेवाड़ के बीच एक दीवार की तरह है। तो क्या यहाँ की चोटियों का महत्व उनकी ऊंचाई से ज्यादा उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहाँ चोटियां बहुत ऊंची नहीं है। सर्वोच्च चोटी गौरमजी या टोडगढ़, जो अजमेर में है, वो भी 934 मीटर के करीब है। दूसरी प्रमुख चोटी तारागढ़ 873 मीटर है, जिस पर अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ किला बना है। लेकिन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है नाग पहाड़, 795 मीटर्स। नाग पहाड़, इसका नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी का उद्गम होता है। लूनी जो आधे राजस्थान की प्यास बुझाती है और अंत में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, उसका जन्म इसी नाग पहाड़ से होता है। अद्भुत। अब आते हैं शो के मेन इवेंट पर, दक्षिणी अरावली। यह अरावली का सबसे भव्य हिस्सा है। यहाँ की क्या खासियतें हैं? दक्षिणी अरावली हर लिहाज से भव्य है। ऊंचाई, चौड़ाई, हरियाली, खनिज, सब कुछ यहाँ चरम पर है। इसे भी हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक है आबू पर्वत खंड, जो सिरोही में है, और दूसरा है मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, जिसमें उदयपुर, राजसमंद का इलाका आता है। यहीं पर आपको अरावली के असली ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं। और शिखरों की बात चली है तो हमारे नोट्स में सबसे ऊंची चोटियों की एक लिस्ट है, जो परीक्षा के लिए रामबाण है। चलिए टॉप 5 पे नजर डालते हैं। नंबर 1 तो जाहिर है गुरु शिखर। हाँ, गुरु शिखर, सिरोही, 1722 मीटर। ये सिर्फ अरावली की ही नहीं, पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत की? जी। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी ऊंचाई और शांत वातावरण से प्रभावित होकर इसे संतों का शिखर, मतलब पीक ऑफ द सेंट्स कहा था। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो अविश्वसनीय है। 1722 मीटर, ये तो लगभग 2 किलोमीटर सीधा ऊपर है। दूसरे और तीसरे नंबर पर भी सिरोही की ही चोटियां हैं। सेर 1597 मीटर और दिलवाड़ा 1442 मीटर। सही। टॉप 3 चोटियां सिरोही में ही हैं। चौथे नंबर पर आती है उदयपुर की जरगा, 1431 मीटर, और 5वें पर फिर सिरोही की अचरगढ़, 1380 मीटर। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। और इसे याद रखने के लिए नोट्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक भी दी गई है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। मैं इसे श्रोताओं के लिए तोड़कर बताता हूं। गुरु से गुरु शिखर, से सेर,
दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा और आशा से अचलगढ़। इससे तो ये पांचों चोटियां क्रम से कभी नहीं भूलेंगी। बिल्कुल, ऐसी ट्रिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आती हैं। अब कुछ स्थानीय शब्दों पर आते हैं जो इन नोट्स में दिए गए हैं और अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जैसे गिरवा और भाकर। ये क्या है? ये स्थानीय भौगोलिक नाम है और बहुत महत्वपूर्ण है। गिरवा का मतलब है उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तरी के आकार की मतलब सॉसर शेप्ड पहाड़ियां हैं, उनकी श्रृंखला। अच्छा। ये पहाड़ियां उदयपुर को एक प्राकृतिक सुरक्षा देती हैं। और भाकर? भाकर सिरोही जिले के पूर्वी हिस्से में पाई जाने वाली बहुत ही तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ और नुकीली पहाड़ियां हैं। इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक और दिलचस्प शब्द है देशहरो। उदयपुर में जरधा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो इलाका साल भर हरा भरा रहता है, उसे देशहरो कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ और मशहूर पहाड़ियां हैं पूरे राजस्थान में, जैसे जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी। क्या ये वही है जिस पर सोनार का किला है? जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध सोनार किला इसी त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। इसी तरह बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत है, जो अपनी गोलाकार आकृति के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। और जालूर में सुंधा पर्वत है, जो न सिर्फ भालू अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहीं पर राजस्थान का पहला रोपवे भी शुरू हुआ था। अब पहाड़ों को पार करने के रास्तों की बात करते हैं। इन्हें यहाँ नाल कहा जाता है। नोट्स में कई नालों का जिक्र है, खासकर दक्षिणी अरावली में। नाल का मतलब ही है पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता या दर्रा। दक्षिणी अरावली में इतने सारे दर्रे हैं, इससे पता चलता है कि ये इलाका कितना दुर्गम रहा होगा। इन नालों का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है जिसे याद रखना ही रखना है? बिना किसी शक के देसूरी की नाल। ये पाली जिले में है और ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। यह एक ऐतिहासिक, व्यापारिक और सैन्य मार्ग रहा है। मेवाड़ को मारवाड़ से? जी। इसके अलावा राजसमंद में हाथी घुड़ा की नाल, जो कुंभलगढ़ की ओर जाती है, और उदयपुर में फुलवारी की नाल भी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों के साथ साथ पठार भी होते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छा त्रिआयामी चित्र है जिसमें राजस्थान के प्रमुख पठार दिखाए गए हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ये सिरोही में गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंचा पठार दोनों एक ही जगह पर हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है आबू का पठार, 1200 मीटर। ये भी सिरोही में ही है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पठार है, भौराट का पठार, जो राजसमंद के कुंभलगढ़ और उदयपुर के गोगुंदा के बीच फैला है। और हाँ, हम मेसा के पठार को कैसे भूल सकते हैं, जिस पर चित्तौड़गढ़ का अजेय किला खड़ा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर किसी को सिर्फ 3 वाक्यों में अरावली का महत्व समझाना हो, तो वो 3 बातें क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे नोट्स में भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहला, ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ये थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। दूसरा, ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल क्षेत्र को अलग करती है। और तीसरा और आखिरी? तीसरा, ये खनिजों का अजायब घर है। सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी और अनगिनत धात्विक खनिज इसी अरावली की गोद में छिपे हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सही बात है। इन 3 बिंदुओं के अलावा ये वनस्पतियों, वन्यजीवों और कई नदियों की उद्गम स्थली है। इसलिए ये सचमुच में राजस्थान की जीवन रेखा है। चलिए, तो परीक्षा से ठीक पहले एक आखिरी रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। 5 सबसे जरूरी तथ्य जो हर किसी को पता होने चाहिए। बिल्कुल, ये 5 तथ्य इस पूरे अध्याय का सार हैं। 1, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर। 2, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर। उड़िया का पठार। 3, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार वाला जिला उदयपुर। 4, सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जो मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ता है, देसूरी की नाल। और 5, इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन, यानी ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है।
ये वास्तव में एक बहुत ही स्पष्ट और जानकारीपूर्ण विश्लेषण था। ऐसा लग रहा है जैसे हमने अरावली के ऊपर से एक हवाई यात्रा की है, उसकी हर चोटी और हर घाटी को समझते हुए। धन्यवाद। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये पहाड़ सिर्फ चट्टाने नहीं है। जरा सोचिए, अरावली की इसी संरचना ने कैसे मेवाड़ के किलों को अजेय बनाया, कैसे इसने यहाँ के राजाओं की युद्ध नीतियों को प्रभावित किया, और कैसे इसने यहाँ के लोगों के खान पान और संस्कृति को गढ़ा है। भूगोल कभी भी सिर्फ भूगोल नहीं होता, वो अपने आसपास बसने वाले इंसान की कहानी भी कहता है। ये शैक्षणिक बॉडियो के धाका क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है।